मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन के बारे में डिस्कस किए थे। जितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो सबका सब बता दिए थे। उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में। कई क्वेश्चन भी आए आपकी तरफ से कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना या इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम एक बार सारे को डिस्कस ही कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अलग अलग करके कई क्वेश्चन जो वो स्टूडेंट्स का आ रहा था। कुछ लोग तो बनाए ही नहीं होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे पता नहीं किस चीज़ का। तो कम से कम ये वीडियो बना हुआ रहेगा तो बाद में देख लेंगे कि अच्छा इसका आंसर इस तरीके से आया है। यहाँ पर अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इनका रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ करा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा। इस अल्कीन यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल हुआ। तो अगर HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। तो HBr में निगेटिव पार्ट हो गया Br, क्योंकि HBr आयोनाइज करता है एज H प्लस Br-, तो यहाँ पर ये Br- ये निगेटिव पार्ट है। तो रूल याद करो, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच विथ दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये ब्रोमीन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्डेड को देखना है, इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इसके पास में 1 हाइड्रोजन है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस जगह पर हैलोजन और इस जगह पर ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी अगर अलग से करके हम लोग लिखें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये फिनाइल ग्रुप हो गया, फिर इसके साथ में जहां डबल बॉन्ड था अब उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड हो गया। एक जगह पर हाइड्रोजन जोड़ दो, सपोज यहाँ Br और इस जगह पर H आ गया। फिर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन पहले से इसके पास में था, यानी इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर इसका नीविंग करना शुरू करें हम लोग तो यहाँ से करेंगे ओपन चेन, तो ये हो गया, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये 1 और इस जगह पर ये 2 आ गया। तो 1 पर ब्रोमो भी है और 1 पर फिनाइल ग्रुप भी है, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन हो जाएगा इसका इम्पैक्ट में। इस वाले में आते हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो HCl का नेगेटिव पार्ट हो गया Cl, तो ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, यानी कि ये CH के पास जुड़ेगा। यानी इस कंडीशन में इनका प्रोडक्ट अगर लिखे हम लोग तो आ जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे तो ये CH2 की जगह पर CH3 हो गया। इस वाले में अनसिमेट्रिकल है और HBr है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो यहाँ HBr था और यहाँ भी HBr है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, यहाँ मार्कोनिकॉफ। लेकिन यहाँ HBr का पेरोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो इसलिए इस जगह पर एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई होगा। तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार से जुड़ना था CH पर, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार से जुड़ेगा CH2 पर। तो यानी इस कंडीशन में इस कंपाउंड का प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन है, आप सर्किल भी डाल सकते हैं, वो भी रिंग को रिप्रेजेंट करता है। CH2 यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो तो CH की जगह पर ये CH2 और यहाँ CH2 और ये कंपाउंड पर, तो आप मिला लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में डाउट आया था आप लोग का, तो हम ये तीनों जी को बता देंगे, इसको मिला लीजिएगा। इंडेक्स 10.5 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर भी कुछ एक डाउट था, सबको हम डिस्कस कर दे रहे थे। यहाँ देखो साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन का रिंग नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में या तो सर्किल एक बना रहेगा डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, या फिर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा इसके जैसा, यानी ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। और थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो आप प्रिपरेशन याद करो कि अल्कोहल का थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो इस OH को हटाकर इसकी जगह पर Cl जुड़ जाता है, यानी कि जहां पर OH है उसकी जगह पर आप Cl डाल दोगे, बाकी जैसे है उस तरीके से। आप चाहें तो बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इस जगह पर बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। और याद करो आप वहां पढ़े थे हम लोग कि बोथ बाई प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट, देयरफॉर द मेथड इज प्रीफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन। सेकंड वाले में ये कई स्टूडेंट्स का जो वो डाउट आया था
कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आया है कैसे होगा, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझते हैं। देखो ये Br2 है और यहाँ ये अल्ट्रा वायलेट लाइट है। हम आपको बताए थे कि अगर हैलोजन का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराया जाता है तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा और वहां sp3 हैप्टाइड कार्बन एटम से जुड़ेगा हैलोजन। और अगर हैलोजन का रिएक्शन डार्क में कराते हैं Fe और FeCl3 के साथ कराते हैं तो sp2 हैप्टाइड कार्बन एटम से जुड़ेगा। आपने से एक स्टूडेंट बोले कि सर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, sp2 हैप्टाइड है, तो क्यों नहीं जुड़ेगा? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, एक बॉक्स में ही करके बताए थे। दो कंडीशन था कि दोनों जगह हैलोजन ही है, सिर्फ कंडीशन चेंज कर दी। तो यहाँ पर कंडीशन में अल्ट्रा वायलेट लाइट, और अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह पे डार्क होता तब sp2 से जुड़ता, और ये अल्ट्रा वायलेट है तो sp3 से जुड़ेगा। अब फिर एक और प्रॉब्लम, ये कार्बन एटम भी sp3 है और ये कार्बन एटम भी sp3 है, यानी कि इस जगह पर दो प्रोडक्ट दिख रहा है। यहाँ ये बेंजीन हो गया, दो प्रोडक्ट में एक स्टूडेंट जो यहां जोड़ रहा है कि इस कार्बन एटम पर हम डाल दिए, और दूसरा बता रहे हैं कि नहीं ये भी तो sp3 हैप्टाइड है, तो अगर हम उस जगह पे जोड़ें तो अगर वहां आप जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा CH2 CH2 और ये Br। अब इन दोनों में से कोई एक मेजर प्रोडक्ट होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये प्राइमरी है क्योंकि अल्फा कार्बन एटम सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सेकेंडरी है, ये अल्फा कार्बन एटम इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। अगर दो ऑप्शन है आपके पास में, आइसोमर्स बन रहे हैं, तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, और वो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है जो अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब जिसके बगल में डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, जिसके बगल में sp2 या sp हैप्टाइड कार्बन एटम। अब जैसे देखो, अगर यहां जोड़ते हो तो इसके बगल में sp3 है, लेकिन अगर यहां जोड़ते हैं तो इसके बगल में ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे sp2 हैप्टाइड होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। तो हमेशा याद रखना, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में जुड़ेगा हैलोजन sp3 पर, लेकिन वो ज्यादा अस्टेबल होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके बगल में अनसैचुरेटेड सिस्टम हो। यानी कि यहां पर आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये सेकेंडरी हुआ और इसके बगल में अनसैचुरेटेड सिस्टम है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आगे भी एक जगह आएगा, एक और क्वेश्चन है वहां पर भी। अब इसमें देखो, यहां भी OH है और इस जगह पर भी OH है। अब स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो OH को हटाकर Cl जोड़ देंगे, बिल्कुल, लेकिन OH के बारे में थोड़ा समझो। अगर OH sp3 हैप्टाइड कार्बन एटम से जुड़ा है तब वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और अगर वो बेंजीन से जुड़ गया है तब उसे फिनॉल कहा जाता है। और हम लोग अभी प्रिपरेशन में कहीं ये नहीं पढ़े हैं कि फिनॉल से प्रिपरेशन कैसे, फिनॉल को क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ का ये OH बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और आगे जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और वहां हम लोग बात करेंगे कि इस जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनका हाई हो जाता है, यानी कि ये बॉन्ड आसानी से टूटते नहीं है। तो जो OH ग्रुप हटेगा वो यहाँ से। और सिंपल तरीके की बात करें जो अभी तक आप पढ़े हैं फिनॉल में, जो पढ़ेंगे तो वहां ये बताया कि हम लोग पढ़े हैं अल्कोहल से, और अगर OH बेंजीन से जुड़ा है तो फिनॉल बन जाता है, ना कि अल्कोहल। और ये OH CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये अल्कोहल है। तो यहाँ से इस OH को हटाकर Cl जोड़ेंगे, और जो बेंजीन के साथ में OH लगा हुआ है वो उसी तरीके से रह जाएगा, यानी कि यहाँ ये कंपाउंड बन गया, ये OH वैसे ही रह जाएगा, और इस जगह पर CH2 और यहाँ Cl। और बाई प्रोडक्ट अगर ध्यान में रखें तो यहाँ से OH और यहाँ से H हटेगा, यानी कि इस जगह पर बाई प्रोडक्ट आ गया H2O। थर्ड वाले क्वेश्चन में HI का रिएक्शन करा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन होगा, तो अनसैचुरेटेड, देखो ये भी कार्बन एटम sp2 है, ये भी कार्बन एटम sp2 है। इस जगह पर कार्बन का 4 बॉन्ड 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड 4 हो चुका है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, यानी कि अगर इसको हम देखें एक्सपेंड करके तो ये हाइड्रोजन दिखेगा। अनसिमेट्रिकल नेचर का है, तो निगेटिव पार्ट आयोडीन उस कार्बन एटम से जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन,
तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ CH3 के पास दिख रहा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो HI का I जुड़ेगा CH3 वाले के पास में और H जुड़ेगा यहाँ, तो या तो वहाँ CH2 लिख सकते हो, या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन हिडन होता है तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं, तो सिर्फ आप ये भी प्रोडक्ट लिख सकते हो CH3 और इस जगह पर I, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया। तो चूंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो हाइड्रोजन हिडन फॉर्म में होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन को लेकर वरीड होने का जरूरत नहीं है। तो ये इतना क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा, दो और क्वेश्चन। अब इन दोनों क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखो CH3 CH2 Br का रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से, एक कंडीशन छोड़ा है, ड्राई एसीटोन था, नेम रिएक्शन में आ गया हैलोजन एक्सचेंज मेथड में, जहां हम लोग पढ़े थे कि व्हेन क्लोरो और ब्रोमो अल्कीन इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन कॉरस्पॉन्डिंग आयोडो अल्कीन इज फॉर्म, यानी कि ब्रोमीन को हटाकर इसकी जगह पर आयोडीन जुड़ जाएगा, यानी यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2I, और बाई प्रोडक्ट अगर ले तो यहाँ बाई प्रोडक्ट आ जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। सेकंड वाले क्वेश्चन में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हीट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर ध्यान दो, अगर ये अल्ट्रावायलेट लाइट की जगह पर डार्क होता, Fe होता, FeCl3 होता, तब sp2 हेब्रिडाइल कार्बन एटम से जुड़ता, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट है तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, तब इस कंडीशन में sp3 से जुड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन में बताए थे, देखो ये कार्बन एटम sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये सब का सब sp3 है, ऑल फोर कार्बन एटम। तो बताए थे कि अगर यहाँ sp3 पर जोड़ेंगे तो इधर भी sp3 और अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था कि हैलोजन उस sp3 पर जुड़ेगा जिसके बगल में अनसैचुरेटेड सिस्टम है। तो देखो, तो उस कंडीशन में या तो यहाँ जोड़ सकते हो या यहाँ जोड़ सकते हो, दोनों कंडीशन में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ब्रोमीन को अगर यहाँ हम जोड़ते हैं तो इनका इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा जाएगा यहाँ, और इस जगह पर ये ब्रोमीन है। यही क्यों जोड़े? क्योंकि ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइल है और इस कार्बन एटम के बगल में sp2 यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम है। और अभी हम बताया कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट उसे हम लोग कंसीडर करते हैं जुड़ेगा sp3 पर, लेकिन उसके बगल में अनसैचुरेटेड हो, यानी कि जहां पर sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन एटम हो तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर सब sp3 है तब तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंसीडर करेंगे। तो ये इतना क्वेश्चन इंटेक से रिलेटेड था, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। जहां डाउट होगा, हमको लगता है कि आप सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक एक क्वेश्चन को इतने डिटेल से समझा रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10.7 में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, तो लास्ट वाला क्वेश्चन में स्पेसिफिक कई लोगों का आंसर जो असाइनमेंट में सबमिट किए हैं वो गलत दिख रहा था, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार हम सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आपको प्रिपरेशन करना था 1 आयोडोब्यूटेन का, तो हम 1 यहाँ पर भी आई डाल सकते हैं तो भी 1 आयोडो होगा, और यहाँ भी डालेंगे तो भी 1 आयोडो होगा, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर इधर लिखें तो भी आपका सही ही माना जाएगा। फर्स्ट था फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, दोनों एक ही है, तो ऐसे इसका नाम ब्यूटेन 1 ऑल होना चाहिए था। अब देखो, ये प्रिपरेशन करना है इससे, यानी कि इस OH को हटाकर इसकी जगह पर I जोड़ देना है, तो OH यानी कि अल्कोहल। अब याद करो अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद HCl, HBr और HI कॉरस्पॉन्डिंग हैलोअल्केन इज फॉर्म, और HI के लिए आपको सिर्फ हीट करने का जरूरत होता है, यानी कि इसके लिए इक्वेशन अगर आप कंप्लीट करोगे तो HI के साथ में रिएक्शन करेंगे हम लोग और इसे हीट करेंगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 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 और यहाँ पर I। अब एक चीज और ध्यान से समझना, अब इस तरीके से यहां से यहां पहुंचना है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, आपके पास में ऑप्शन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट ये लिखा है, कोई कहेगा कि सर हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखें कि इनका रिएक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ। पढ़े हम लोग फास्फोरस आयोडाइड के साथ में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्कोहल से जितना मेथड है हैलोअल्केन में कन्वर्ट करने का, वो सारा का सारा आप यूज कर सकते हैं और सब सही माना जाएगा।
तो इसलिए इस जगह पर उसे हम लोग को फॉलो करना होता है। हाँ, अब आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो कोई 2 स्टेप में बना रहा है, कोई बोला कि सर हम इसको क्या करेंगे कि पहले HBr के साथ करा दिए, ठीक, ब्रोमो बन गया। अब फिर सर जो HBr पे ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना है उसका सोडियम आयोडाइड से करेंगे तो भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन वहां वो चला गया 2 स्टेप। तो जब हमें फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप खुद से इस प्रोडक्ट तक पहुंचिए, तो उस मेथड को फॉलो करना चाहिए जहां पर स्टेप कम हो। जैसे ये 1 स्टेप में बन गया और आप ब्रोमो को आयोडो में कन्वर्ट करें तो 2 स्टेप में हो गया। हाँ, कई जगह पर आपको ऑप्शन ही नहीं होगा तो मोर देन 1 स्टेप में पहुंचना पड़ेगा। इसी को कन्वर्जन कहा जाता है। अब वो कन्वर्जन में हम लोग लास्ट में आएंगे कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्लोरो को आयोडो में कन्वर्ट करना है, ये आ गया हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यहाँ तो और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, यानी कि इनका रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो इस क्लोरीन को हटाकर इसकी जगह पर आयोडीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ आ गया CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ I। और अगर बाई प्रोडक्ट लिखना है तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा NaCl, यानी कि यहाँ का सोडियम और यहाँ का क्लोरीन। आयोडीन इसके साथ एक्सचेंज कर दिया है, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड में है। इस वाले पार्ट में इसको आपको आयोडीन में कन्वर्ट करना है। अब आप में से कई लोग क्या कर दिए, यहां लिख दिए HI और इस जगह पर लिख दिए पेरोक्साइड, जबकि बार बार हम स्ट्रेस देकर के ये बताएं कि पेरोक्साइड और एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है HBr के केस में। HBr के अलावा बाकी सब जगह पे सिर्फ मार्कोनिकोव ही करेगा। तो अगर यहाँ आप HI से कराते हैं, पेरोक्साइड नहीं लेते हो, तो निगेटिव पार्ट आयोडीन CH पर जुड़ेगा ना कि CH2 पर। तो जब CH पर जुड़ेगा तो बन जाएगा आपका 2 आयोडोब्यूटेन, जबकि बनाना हमें क्या है 1 आयोडोब्यूटेन। तो यानी कि इस जगह पर ये गलत हो गया। तो यहाँ HI की जगह पर 2 स्टेप में बनाना होगा। HBr आप यूज करो, और जब HBr यूज करेंगे तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। सोचते हैं तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, तो CH3 CH2 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 और Br, यानी कि 1 ब्रोमो हो गया। अब फिर सोचते हैं कि हमें 1 आयोडो बनाना है, तो ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन ले आना है। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि फिर अब इनका रिएक्शन करा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो Br को हटाकर I जुड़ जाएगा, यानी प्रोडक्ट यहाँ बन गया CH3 CH2 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 और यहाँ I। तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब जितना क्वेश्चन दिए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व कर। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे तो उस वक्त मैं आपको बताया थे कि रिएक्शन को समराइज फॉर्म में हमें लिखने आना चाहिए, और ये समराइज फॉर्म आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ये दूसरी बार लिख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर। इसके पहले भी प्रिपरेशन के समय आपको बताए थे कि अगर अल्कोहल से हम लोग को हैलो अल्केन का प्रिपरेशन करना है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमो अल्केन बनेगा। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जगह पर आप मेटल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये मेटल ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन कर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड का हीट करते हैं तो ये आयोडो अल्केन का प्रिपरेशन करता है। या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जगह पर अगर आप मेटल आयोडाइड यानी कि पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर आपको फॉस्फोरिक एसिड यूज करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करना होगा, क्यों यूज नहीं करते हैं, ये डिटेल से हम लोग पहले बता चुके हैं। PCl3 और PCl5 में क्लोरो बनता है। PCl3 और PCl5 में जो डिफर करेगा वो इनका बाई प्रोडक्ट होता है, वो कॉपी में आपका लिखा हुआ है। रेड फास्फोरस का ब्रोमीन या आयोडीन से कराते हैं, तो अगर ब्रोमीन कराएंगे तो ब्रोमो अल्केन, और आयोडीन के साथ कराएंगे तो आयोडो अल्केन, और थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरो अल्केन। एक चीज, जब आप ये समराइज फॉर्म लिख रहे हैं तो ये आपके लिए होना चाहिए जो आपको समझ में आता है। आपको लगता है कि हमें बाई प्रोडक्ट लिखना है तो आप बाई प्रोडक्ट लिखिए, पेंसिल यूज कीजिए।
जैसे कॉपी में आप नोट कर लिए, और कॉपी में नोट करने के बाद में A4 साइज का आप पेपर ले लो, प्लेन शीट ले लो, और उस प्लेन शीट में आप प्रिपरेशन लिखिए। पेंसिल यूज करो। आप पेंसिल यूज करने के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जरूरत के हिसाब से आप जब चाहे तो उसे इरेज कर सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट को। जैसे आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे दिमाग में नहीं बैठा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बन रहा है, तो ये लिखिए। हम ये करना चाह रहे हैं कि इस जगह पर जितना शॉर्ट हो सके वो उतना होना चाहिए, यानी कि वो आपको ध्यान देना देना है, क्योंकि डिटेल तो आपके कॉपी में नोट्स में लिखा ही हुआ है। अब इसको भी अगर आप डिटेल ही बना लेंगे तब वो आपका समराइज्ड पार्ट क्या होगा। यहाँ होना ये चाहिए कि इसको देखते ही फ्लैशबैक में आपका पढ़ा हुआ पार्ट याद होना चाहिए, याद आना चाहिए। और ये तब स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है जब उसका पहले का पार्ट पढ़ा हुआ है, यानी कि सिर्फ इसको देख करके पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, अगर इसको आप शॉर्ट में लिखें तो इमेजिन करो प्रिपरेशन पूरा जो आप वीडियो भी देखे होंगे तो आधे घंटे के करीब में टाइम लगेगा, लेकिन इसको देखने में 5 मिनट लगेगा। और अगर सारा पार्ट आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो यहाँ पर ये बताने का जरूरत नहीं है कि बाई प्रोडक्ट निकलेगा, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आने लगेगा। और वही चाहिए ऑर्गेनिक में कि जब कभी भी बैठे तो सीट को देखे तो सोचे कि अच्छा इसके बारे में क्या बताया था, तो याद आने लगे कि एक चीज और बताए थे कि HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को लुकास रिएजेंट कहा जाता है, और जब इसे हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तब उस कंडीशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, धुंधलापन हो जाता है। आप वीडियो पलट करके देखना, यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जो कुछ बताए हैं तो फिर अभी आपके पास में वो रिकॉर्डेड क्लास वाली बात नहीं कि हाँ ये बोले थे या नहीं बोले थे, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर नहीं बोले हैं तो यहाँ पर एक एडिशनल पार्ट हो गया। तो उस तरीके से इसको आप अपने इच्छा के अनुसार से, अभी स्टार्टिंग में हमको याद नहीं है तो ठीक है आप बाई प्रोडक्ट भी लिख लीजिए। हम यहाँ R लिखें, आप चाहे तो यहाँ R की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप डाल दीजिए, CH3 C2H5 कुछ भी आप डाल दीजिए, आप उसी के अनुसार से बनाइए। ये समराइज्ड पार्ट स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुसार से होना चाहिए, यानी आप इसे जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। और शॉर्ट करने के लिए अचानक तुरंत ही मत लिखिए, उसको धीरे धीरे करके। कई चीज होता है, जैसे हम लोग को याद आना शुरू कर देता है, कोई समोसा बोला तो समोसा के साथ में अगर कुछ आपका ट्रेजेडी हुआ हो, समोसे की दुकान में गए हो और वहां पर कुछ आपका उस तरीके का कोई इवेंट्स हुआ जो आपको याद आया, तो सब कुछ फ्लैशबैक में याद आने लगेगा किसी एक वर्ड को बोलते हैं। तो वैसे ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो ये अभी अल्कोहल से है और आगे के प्रिपरेशन का बता। यहाँ पर 2 मेथड डिस्कस किया गया हेलोइरिन के प्रिपरेशन का, बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन यानी कि बेंजीन के साथ में कोई और ग्रुप लगा हुआ और वहां पर इनका क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड Fe और FeCl3 इन डार्क, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन जुड़ेगा। जो पहले ही बताया था आपको, एक जगह पे बॉक्स में भी बताया कि हाइड्रोजन ही है, लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर देते हैं, डार्क में कराते हैं तो sp2 से जुड़ेगा, और अगर सनलाइट या यूवी लाइट देते हैं तो sp3 से जुड़ेगा। अब यहाँ अगर कोई और ग्रुप रहता है, जैसे कि आप देखोगे पीछे नोट्स पलट करके टॉलिन है, तो ऑर्थो और पारा 2 प्रोडक्ट बना था, तो मेजर प्रोडक्ट पारा आया था क्योंकि ऑर्थो स्टेरिक हिंडेंस की वजह से अनस्टेबल होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एक स्टेप पीछे जाओगे तो एनिलीन से इनका प्रिपरेशन किया गया था, यहीं से सारा आगे बढ़ता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का Q+ क्लोराइड से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, Q+ ब्रोमाइड से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो आयोडोबेंजीन। ये आयोडीन यहाँ जुड़ेगा और इसका एक नाम था सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये नेम रिएक्शन में आ गया। फिर हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में 2 नेम रिएक्शन था। जैसे एक स्टूडेंट बोला कि सर नेम रिएक्शन क्या हुआ? नेम रिएक्शन कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकुलर रिएक्शन किसी खास नाम से जाना जाता है तब उसे हम लोग नेम रिएक्शन करते हैं। जैसे फिंकरेस्टन रिएक्शन सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो को आयोडो में कन्वर्ट करने को कहा जाता है, तो ये पार्टिकुलर नाम से जुड़ा हुआ है। तो देख लो कि 3 नेम रिएक्शन यही आपका दिख रहा है, तो बता आपको कि 25-30 के करीब में नेम रिएक्शन दिखेगा, तो 3 तो यही हो गया, और ये 3 तो आपको याद हो गया, तो 10% तो आपका काम हो गया यहीं पर। क्लोरो और ब्रोमो अल्केन का रिएक्शन
सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड से आयोडो अल्केन का प्रिपरेशन होगा। वहीं अगर मेटल फ्लोराइड, अब MF लिख दिए हैं, आप याद कीजिए पूरा डिटेल से लिखा हुआ था, आप चाहे तो नीचे में भी लिख सकते हैं, AgF, Hg2F2, SbF3 कोई ले सकते हैं आप, उनसे फ्लोरो बनता है और इस रिएक्शन का नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, आप चाहे तो वीडियो रोक करके आप नोट कर लें कॉपी में, या तो फिर खुद से जो आपको समझ में आ गया है तो एक प्लेन शीट में A4 साइज पेपर में आप उसे जो जरूर बनाएं और उस प्रिपरेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। बाद में कोई आप अगर खुद से बनाते हैं तब वो आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे फ्रेंड से मांग लेते हैं, जैसा कि जनरली क्लासेस वगैरह जब चल रहा होता था तो देखते थे कि कई लोग जो चेक किए कि कितने लोग बनाए हैं, तो कुछ लोग अपने दोस्त का मांग लिए, उसका जीरोक्स करा लिए, कोई फायदा नहीं है। जीरोक्स कराने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आपका अपना दिमाग इन्वॉल्व होगा उसको लिखने में तभी वो याद होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने डिटेल से बताए हैं आपको हर एक क्वेश्चन को, अब इसके बाद में भी प्रॉब्लम है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब इसके अलावा और भी कोई उपाय है, लेकिन वो रहेगा। आप किसी दूसरे स्टूडेंट से बात करके देखो कि कैसे क्वेश्चन बना रहा है, किस तरीके से है, तो जो एवरेज, हम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं कि कैसे समझ में है, लेकिन कुछ लोग अपनी तरफ से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमें टाइम नहीं देना है, हमें समझने की कोशिश नहीं करनी है, तो उसे तो समझाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जो नोट कर रहे हैं आपका फीडबैक जो है वो मिलता है, आप बताइए हमें कि हाँ किस तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा A4 साइज पेपर में, और उसे आप जो है वो असाइनमेंट में सबमिट कीजिएगा ताकि हम देखें कि आप सही तरीके से लिखे हैं या नहीं लिखे। अब हम लोग हैलोअल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी का कॉमन ही है, जो करीब करीब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। जैसे लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं, लोअर मेंबर टू हायर मेंबर कहने का मतलब क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, तो लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ में बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो लोअर मेंबर गैसेस फॉर्म में है, उसके बाद के मेंबर लिक्विड फॉर्म में होंगे, और वहीं हायर मेंबर सॉलिड फॉर्म में होंगे। ये करीब करीब सारे कंपाउंड्स में जो है वो सेम प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ जो पढ़ रहे हो वही ट्रेंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी आएगा। यहाँ पे बताता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मॉलिक्यूलर मास का, यानी कि अगर दो हैलोअल्केन को कंपेयर करना हो तो दोनों हैलोअल्केन का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। अब जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे अगर मान लिया कि हम हैलोजन को कांस्टेंट करते हैं तो CH3X इससे ज्यादा हो जाएगा C2H5X का, इससे ज्यादा हो जाएगा C2H5X का, इससे ज्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट C3H7X का, यानी कि हाइड्रोजन सब में अगर सेम है तब। अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो गया सब में और हाइड्रोजन डिफर कर रहा है तो फ्लोरो अल्केन से ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्लोरो अल्केन का, क्लोरो से ज्यादा होगा ब्रोमो का, और ब्रोमो से ज्यादा होगा आयोडो का। ये हर एक में आएगा। X की जगह पर अगर OH जोड़ दो, जैसे अल्कोहल हम लोग पढ़ेंगे, तो मीथेनॉल से ज्यादा होगा इथेनॉल का, इथेनॉल से ज्यादा होगा प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल से ज्यादा होगा ब्यूटेनॉल का। बिल्कुल एकदम सेम ट्रेंड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे हम लोग तो वहां फॉर्मिक एसिड से ज्यादा होगा एसिटिक का, प्रोपायोनिक का, ब्यूटेरिक का, इस तरीके से आगे की तरफ में बढ़ता जाएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये कि आइसोमर्स के केस में, जैसे हम लोग C4H9Br लिए तो C4H9Br के केस में कई आइसोमर्स बने, तो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो वैसे कंडीशंस में बताता है कि जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच हो, यानी आइसोमर्स के केस में जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच हो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं हम,
अगर हम एक ये ले लेते हैं सी 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 और ये बी आर। दूसरा एग्जाम्पल हो गया सी 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 और यहां पर ये बी आर। और तीसरा हो गया सी 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 और यहां पर ये बी आर। यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन ये हुआ। अब इस कंडीशन में जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जैसे इसमें दो ब्रांच लगा हुआ है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसमें एक ब्रांच है तो इसके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उससे ज्यादा इनका होगा। अब रीजन बताता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वान डर वाल्स फोर्सेज आते हैं। वान डर वाल्स फोर्स साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा ब्रांच आएगा साइज उनका उतना ही छोटा होगा और अगर ब्रांच नहीं आया तो उनका साइज जो है बड़ा होता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा ब्रांच, ध्यान रखना, जितना ज्यादा ब्रांच आएगा मॉलिक्यूल का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा और मॉलिक्यूल का साइज छोटा होने पर वान डर वाल्स फोर्स वीक होगा क्योंकि वान डर वाल्स फोर्स साइज पर डिपेंड करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी रिड्यूस करेगा। इससे रिलेटेड इंडेक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है और हर एक चैप्टर में आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और अभी जो 2-3 पॉइंट डिस्कस किए हैं वही पॉइंट वहां पर अप्लाई भी होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो इसके सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी जनरली आप पढ़े होंगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन चूंकि हेलो अल्केन पोलर नेचर का है, वाटर भी पोलर नेचर का है, तो इस वजह से इनका सॉल्युबिलिटी होता है, बट दे हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी, लेकिन इनका सॉल्युबिलिटी वैल्यू कम होता है। और ये जैसे जैसे लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ में बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। अब इसके लेकर के एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि हेलो अल्केन पोलर नेचर के हैं फिर भी इनका सॉल्युबिलिटी कम क्यों होता है। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि जैसे अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को लेते हो तो यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है HOH है। आपको पता है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और वही जब आप हेलो अल्केन डालते हैं यहाँ पर तो इस वाटर मॉलिक्यूल और हेलो अल्केन के बीच में, अल्काइल हैलाइड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि वान डर वाल्स फोर्स लगेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस ये दोनों अप्लाई होता है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, जो 12th में लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हैं वहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच के बॉन्ड को तोड़े थे और वो वैल्यू आया था 20 to 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ये वैल्यू बढ़ गया था क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बना था, 80 to 240 किलो जूल पर मोल आया था। तो उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए इन कंपैरिजन टू हेलो अल्केन। तो अल्काइल हैलाइड तो इसके साथ में तभी जुड़ेगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहाँ रीजन दिया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व करने पर इनके बीच में जो बना बॉन्ड है वो उतने अमाउंट में एनर्जी सफिशिएंटली रिलीज नहीं करता है कि इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। और जब तक ये इंटरैक्शन ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक नया इंटरैक्शन डेवलप नहीं करेगा और ये रीजन है इनके लो सॉल्युबिलिटी होने का। यानी कि अल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनने पर अट्रैक्टिव फोर्स, केमिकल बॉन्ड नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनने पर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है वो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम होता है। इस वजह से इनके सॉल्युबिलिटी का वैल्यू कम होता है और जैसे जैसे लोअर मेंबर टू हायर मेंबर की तरफ में बढ़ते हैं इनका वैल्यू डिक्रीज करता है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडेक्स 10.6 का एक क्वेश्चन है जिसमें अरेंज करना है मॉलिक्यूल को जो सब्सटेंस दिया हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग पढ़े गए हैं
द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान देना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांच, यानी कि जितना कम ब्रांच होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा। अब यहाँ पर ये पार्ट है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन और डाइब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3Br। ब्रोमोफॉर्म है तो जैसे क्लोरोफॉर्म में होता है CHCl3, क्लोरीन लगा हुआ इसलिए, तो ब्रोमोफॉर्म में फॉर्मूला हो जाएगा CHBr3। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl और डाइब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH2Br। अब इसमें देखो लोअर मेंबर टू हायर मेंबर, यहाँ ब्रोमोमीथेन है और यहाँ क्लोरोमीथेन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मान ज्यादा होता है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अरेंज करें तो सबसे कम हो जाएगा क्लोरो का और इससे ज्यादा हो जाएगा ब्रोमो का, यानी कि CH3Br का। अब देखो यहाँ Br1 है, यहाँ Br2 है और यहाँ Br3 है, तो जैसे जैसे ब्रोमीन का नंबर बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू भी बढ़ेगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस हो गया। आप चाहें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ना लिख करके नाम लिखें तो CH3Cl की जगह पे आप लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन और यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। उसी तरह से अगर सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इरेज करें, सेकंड वाले का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सेकंड वाले का अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो फर्स्ट में है 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी इनका स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये Cl। 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो का मतलब हो गया जहां ब्रांच लगा हुआ, तो CH3 और यहाँ Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी CH3 CH2 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 और ये Cl, तो ये दोनों आइसोमर्स हैं और यहाँ पर ये ब्यूटेन हो गया, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए तो इन दोनों से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सबसे ज्यादा इन्हीं का मॉलिक्यूलर मास है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। हाँ, इन दोनों में अगर देखा जाए तो देखो ये स्ट्रेट चेन में है, इनका साइज बड़ा होगा और यहाँ पर एक ब्रांच लगने की वजह से इनका साइज छोटा होगा, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कम होगा। तो अगर इसको हम लोग A मान लेते हैं, ये B है और ये C है, तो सबसे कम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का होगा, यानी कि B का, इससे ज्यादा A का होगा और सबसे ज्यादा C का होगा। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस हो गया। हालांकि ABC नहीं दिया हुआ है, तो आपको चाहिए B की जगह पर आप अपनी कॉपी में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखोगे, A की जगह पर 1 क्लोरोप्रोपेन लिखोगे और C की जगह पर 1 क्लोरोब्यूटेन लिखोगे, यानी कि इस तरीके से आप अरेंज करोगे। और यहाँ के बाद में आप चले जाओ अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके आप देखोगे कि इसी कंसेप्ट से बगैर पढ़े हुए, बगैर उस चैप्टर के बारे में जाने हुए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार से आप अरेंज कर सकते हो। हाँ, फंक्शनल ग्रुप में डिफर करता है, जो अल्कोहल में हम बताएंगे कि किसका ज्यादा इंटरेक्शन होता है, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अदरवाइज अगर दो अल्कोहल को कंपेयर करना है तो यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं हेलोजन हेलोरीन का, वैसे अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पर पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है। तो आज चूंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करें। न्यूक्लियोफिलिक लास्ट वाले केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना, बाहर करना। तो जब अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ये हेलोजन है, इनका रिएक्शन जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, यानी कि KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में जनरली इथेनॉल लेते हैं या फिर ALC में लिखा हुआ अल्कोहल का एब्रिविएशन है ये। तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और इस जगह से H और ये X बाहर निकलता है, H और X। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो जहां पहले सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह पर अब डबल बॉन्ड बन जाएगा।
यानी कि यहाँ ये अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ और साथ में HX बाहर निकला। अब देखो ये HX एसिड है और यहाँ पर ये KOH बेस है। तो आप पढ़े हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट कर साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये HX जो बना है वो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट का ये फॉर्मेशन कर लेता है KX का और H2O का। यानी कि बना कैसे, पहले HX बाहर निकला तो ये HX फिर KOH के साथ रिएक्शन किया, ये एसिड है और ये बेस है तो एसिड का H और बेस का OH, H प्लस OH वाटर का फॉर्मेशन कर लिया यानी कि KX प्लस H2O बनाता है। बाय प्रोडक्ट के लिए पहले भी आपको बताया है, आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखे आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो रिएक्टेंट को जब आप एरो पर लिख दिए हैं तो इस जगह पर आपको बाय प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से जो HX आया है उसको आप यहाँ पे कर देखिए HX हो गया, तो ये बाय प्रोडक्ट। लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनता है ताकि कहीं कोई रिएक्शन आप देखें तो वहां समझ में आए कि अच्छा इसकी वजह से ये यहाँ लिखा हुआ है। यानी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग पहले पढ़े कि हाइड्रोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा करते हैं और इसके बगल वाले कार्बन एटम को बीटा कार्बन कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, अगर CH3 CH2 और Cl है और इनका रिएक्शन करा दिए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो यहां से Cl और यहां से H बाहर निकलेगा यानी ये इथीन का फॉर्मेशन कर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस जगह पर हम लोग एरो पर लिख देंगे -HCl। लेकिन अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए CH3 CH2 CH Cl और यहाँ CH3 और इनका भी रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो देखो जहां हाइड्रोजन लगा हुआ है वो तो अल्फा हो गया, इसके बगल में ये भी बीटा आ गया, इसके बगल में ये भी बीटा आ गया। तो अब इस जगह पर आता है कि जब दो अलग अलग तरह का बीटा है, दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि हम इस फर्स्ट वाले बीटा से निकालते हैं तो उनका कंपाउंड ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन ये बाहर निकल गया HCl के फॉर्म में। दूसरा बताया कि बीटा से ही निकालना है तो ये भी तो बीटा है, तो अगर यहां से निकालते हैं रिमूव करते हैं तो यहां ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 यानी कि दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गया, ब्यूट 1 और ब्यूट 2। यहाँ ध्यान से समझोगे क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। अब इस जगह पर इन दोनों में से कौन एक मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके लिए एक रूल आता है जेटसेव रूल। जेटसेव रूल को ही सेटजेफ रूल भी कहा जाता है। आप एनसीईआरटी रीडिंग डालोगे वहां पर भी यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज आल्सो कॉल्ड सेटजेफ रूल और जेटसेव रूल। ये क्या बताता है, after beta elimination reaction the alkene which has more alkyl group is formed as a major product। यानी वो अल्कीन जिसके साथ में ज्यादा अल्काइल ग्रुप का नंबर, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, अब देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ में इधर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा, क्या है वो नहीं मतलब, ये अल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन इस वाले में देखेंगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस तरफ में भी एक अल्काइल ग्रुप है और इधर में भी एक अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 1 है जबकि यहाँ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 2 है। तो जहाँ ज्यादा नंबर में अल्काइल ग्रुप बनेगा उन्हें हम लोग मेजर प्रोडक्ट करते हैं और इस रूल को जेटसेव रूल और सेटजेफ रूल कहा जाता है। तो इस सेटजेफ रूल और जेटसेव रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि पहले आप अपना दिमाग यूटिलाइज कीजिए, जो बना हुआ क्वेश्चन है उसको देखिए और खुद से उसको बनाइए और फिर बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आज यहीं तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन खुद से बनाइए। तो जो जेटसेव रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो हम आपको देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और असाइनमेंट में आप जो A4 साइज पेपर में आप नोट करेंगे समराइज फॉर्म, कोशिश करोगे कि एक ही तरफ में आ जाए, बहुत बड़ा नहीं हो, एक शीट में वो आ जाए, उसका फोटो खींच करके आप सेव कीजिएगा।
ताकि हम अगर कुछ जरूरत पड़े तो सजेशन दे सकें आपको। आज यहीं तक।